हेलो दोस्तों, वेलकम टू चहल एकेडमी। कैसे हैं आप सभी और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? टुडे इज 24 जुलाई 2023। सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो द हिंदू के अंदर मौजूद हैं, आइए उसका डिटेल्ड एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से आप उन सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को अपनी एग्जाम से रिलेट कर सकते हैं और किस तरीके से 360 डिग्री कवरेज कर सकते हैं। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले फ्रंट पेज पे रेलवेज पोस्ट बालासोर प्लान टू स्पीड अप सिग्नलिंग रिवैम्प मे टेक लॉन्ग ईयर्स। अभी यहाँ पे आप GS3 साइंस एंड टेक से भी इसको रिलेट कर सकते हैं या फिर आप इसको रिलेट कर सकते हैं GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस और रेलवे से रिलेटेड भी इसको आप समझ सकते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, आप जानते ही हैं उड़ीसा में एक ट्रेन इंसिडेंट हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई और उसके बाद यहाँ पर जो पूरा का पूरा आर्टिकल का क्रक्स है वो ये बोलता है कि एक्चुअल में जान नहीं जानी चाहिए थी, क्योंकि भारत के अंदर जो सिग्नलिंग सिस्टम्स हैं, यानी कि अगर मैं आपको इन शॉर्ट बोलूं, इंटरलॉकिंग सिस्टम जो भारत का मौजूद है रेलवेज का, ये बहुत ही अच्छा एक इंटरलॉकिंग सिस्टम है। आप लोगों ने सुना भी होगा कवच सिस्टम। तो ये जो कवच सिस्टम यानी और दूसरा जो इंटरलॉकिंग सिस्टम आज की डेट में मौजूद है भारत के अंदर, वो बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम है। वो एफिशिएंट सिस्टम किस बेसिस पे काम करता है? 3 बेसिस पे काम करता है। फॉर एग्जांपल, पहला तो है सिग्नल। देखिए हमारे यहाँ कोई भी ट्रेन किस प्रिंसिपल पर काम कर रही है? एक है सिग्नल। आप जानते होंगे 3 तरीके के सिग्नल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेन कहाँ से गुजरनी चाहिए, कहाँ से नहीं गुजरनी चाहिए, किस ट्रैक से जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, कब रुकनी चाहिए, कब चलनी चाहिए, इसी के ऊपर तो पूरा का पूरा हम लोगों का ध्यान है। अगर एक जगह से ट्रेन टाइमली जाए, सोच समझ के जाए, यानी कि अगर पूरा का पूरा एक सिस्टम बना हो कि ट्रेन में जो ड्राइवर है, लोको पायलट है, उनको ये बात पता हो कि भैया यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, तो वो आराम से ट्रेन को ले जा सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट द प्रॉब्लम इज कि सिग्नल्स टाइम पे नहीं मिल पाते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक ट्रेन जा रही है बट उसको ये नहीं पता है कि इधर रुकना है या नहीं रुकना है या फिर वो आगे बढ़ जाए। उसी चीज के लिए भारत में इंटरलॉकिंग सिस्टम आया और उस इंटरलॉकिंग सिस्टम के अंदर ये बताया गया कि पहला काम तो है सिग्नल। सिग्नल कैसे? एक है रेड सिग्नल, एक है ग्रीन सिग्नल, एक है येलो सिग्नल, जो आपके रेड लाइट्स के भी हैं। जैसे रेड का मतलब आप जानते हैं स्टॉप, आप रुक जाइए। अगर मान लीजिए वहां पे रेड सिग्नल शो होता है, इसका मतलब है कि ट्रेन को वहीं रोक दीजिए। ग्रीन सिग्नल का मतलब है यू कैन कंटिन्यू, आप जा सकते हैं बिल्कुल एज इट इज, जिस स्पीड में आप जा रहे हैं उसी स्पीड में आगे बढ़ सकते हैं। और येलो का मतलब है कि वेट करिए थोड़ा सा, आप फिर आपको बताया जाएगा। एक तो है सिग्नल बेस्ड इंटरलॉकिंग। फिर दूसरा जो हमारा इंटरलॉकिंग का काम करता है वो क्या है? ट्रैक्स पे। देखिए ट्रैक्स के ऊपर भी ये पता लगा दिया जाता है कि भाई कौन सा ट्रैक खाली चल रहा है, कौन सा ट्रैक खाली नहीं है, तो किस साइड से आप ट्रेन को मूव करा सकते हैं। एक ये भी सिस्टम भारत के अंदर मौजूद है। और तीसरा जो सिस्टम मौजूद है वो है इलेक्ट्रोचिप्स का सिस्टम, यानी कि जो भी पटरियां हैं उस पर भी इलेक्ट्रोचिप्स लगी हैं और वो इलेक्ट्रोचिप्स क्या कर सकती हैं? वो ये बात को दर्शा देती हैं कि उस पर कोई मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर सेम पटरी पर अगर मूवमेंट हो रही है तो वो इलेक्ट्रोचिप्स आपस में कम्युनिकेट करके, यानी कि जहां पर ये सारा का सारा सिस्टम बेस्ड है वहां पे इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है और वो इंटरलॉक हो सकता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कवच सिस्टम भी काम करता है। अभी कवच सिस्टम का पूरा वर्किंग मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं मैं आपको, बट हाँ जी, कवच सिस्टम भी सिमिलर नेचर पर ही काम करता हुआ आपको दिखेगा। एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं कवच सिस्टम किस तरीके से काम कर सकता है। देखिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा सिस्टम है जिस तरीके से हमारा कवच सिस्टम काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल, ये 2 ट्रेन है, एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत का कवच सिस्टम काम कर सकता है। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जीपीएस बेस्ड हमारे एंटीनाज मौजूद हैं। यहाँ पर आपने क्या लगा रखा है? जीपीएस एंटीना लगा रखे हैं। देखिए दोनों जगह जीपीएस एंटीना मौजूद हैं। यहाँ से आप रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू, यानी कि जो आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं उसको कैप्चर कर सकता है आपका जीपीएस। वो पास वाले रेडियो एंटीना पर ये सीक्वेंस को भेज सकता है और यहाँ से आपका जो स्टेशन है उसको
को ये खबर लग सकती है ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। बहुत ही एक बेहतरीन सिस्टम हमारे यहाँ बना हुआ है। बट बात ये हो रही है कि फिर भी क्यों भारत में वो उड़ीसा के अंदर ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। सो द होल पॉइंट ऑफ द आर्टिकल इज कि इसलिए हो गया कि ये जो सिस्टम है ये मैनुअल था, ये ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं था। यानी कि अगर ऑटोमेटिक सिस्टम होता, कवच जैसा सिस्टम मौजूद होता, तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यहां पर जो सिग्नलिंग हो रही है, यहां पर जो ट्रैक्स की चेंजिंग हो रही है, या माइक्रोचिप्स वाला जो भी मैंने आपको बताया इंटरलॉकिंग पैटर्न्स हैं, ये मैनुअल थे। ना कि यहां पर किस चीज पे फोकस किया जा रहा था कि ये ऑटोमेटिक हो। तो अभी बोला जा रहा है कि बट द करंट प्लान स्टिल हैज अ टाइम होराइजन ऑफ 6 years। तो यहां पर किस चीज पे फोकस करा जा रहा है, वो बोल रहे हैं कि अगर हम लोग इसको डेवलप करते हैं, यानी कि ट्रेन्स को रिहॉल करते हैं, ट्रेन के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, जो कि हम लोगों ने 12 साल पहले ही करना था। आज 2023 हो चुका है और आज तक हम लोग सारी की सारी जगहों पर ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं ला पाए हैं। तो टोटल आप देखेंगे कि भारत के अंदर 40% से भी कम रेलवे स्टेशन हैं जहां पे वो पूरा का पूरा इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली मौजूद है। इसका मतलब आज भी 60% जगह जो है वो आज भी खाली है। तो देखिए यहां पर क्या बोल रहे हैं, स्विच टू इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी। तो सवाल यहां पर किस चीज पे फोकस कर रहा है कि भाई इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी आए और वो भी ऑटोमेटेड आए, कवच सिस्टम्स को लाओ ताकि इंटर कोलिजन जो है ट्रेन्स का वो रुक जाए। सो ये पूरा का पूरा जो प्रिंसिपल है वो ये बोल रहा है कि भाई अभी इसको लाने में समय लगेगा उड़ीसा के अंदर, मे बी इट विल टेक अनदर लॉन्ग ईयर्स टू कंप्लीट दिस ओवरऑल प्रोजेक्ट। उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा आर्टिकल मौजूद है। चलिए नीचे चलते हैं और यहां पे देखिए GS3 इंटरनल सिक्योरिटी से आप इसको लिंक कर सकते हैं, GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं दोस्तों। NIA फाइल्स चार्जशीट अगेंस्ट 9 एक्यूज्ड लिंक टू BKI एंड खालिस्तान टाइगर फोर्स। अभी यहां पे BKI क्या है, बाबर खालसा इंटरनेशनल एंड खालिस्तान टाइगर फोर्स। अभी खालिस्तान इशू आप जानते हैं, मैं थोड़ा सा आपको क्रक्स में बता देता हूं कि व्हाट इज खालिस्तान इशू। खालिस्तान या खालसा मीन द लैंड ऑफ खालसा, तो खालिस्तान मीन्स लैंड ऑफ खालसा। और ये एक सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जहां पर कुछ लोग ये बात बोल रहे हैं कि आज के जो भारत के चंडीगढ़ है और हिमाचल का एरिया है, पंजाब का एरिया है, इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे और पाकिस्तान के भी जो कुछ पंजाब वाला एरिया है उसको ज्वाइन करके एक नया राष्ट्र बनाएंगे जिसको हम लोग खालिस्तान बोलेंगे। ये एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है और इसकी जो डिमांड थी वो एक्चुअल में 1940 से स्टार्ट हो गई थी जब ब्रिटिश टाइम पीरियड था। तो ब्रिटिश एम्पायर से ही इसकी पूरी की पूरी बुनियाद रख दी गई थी। बट एक्चुअल जो इसके अंदर रफ्तार पकड़ी वो कब पड़ी, जब भिंडरवाला ये जब एकदम अपने पीक पे आए, तो आप देखेंगे कि भिंडरवाला के टाइम पे इस पूरे के पूरे कंसेप्ट ने रफ्तार पकड़ी और अल्टीमेटली 1984 में ये अपने कुछ साथियों के साथ गोल्डन टेम्पल में जाके छुप जाते हैं। एंड जब ये गोल्डन टेम्पल में छुप जाते हैं वहां पर आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी की सरकार होती है। इंदिरा गांधी उधर आर्म्ड फोर्सेस को अलाउ कर देती है टेम्पल के अंदर, तो वहां पे आर्म्ड फोर्सेस अलाउ हो जाती हैं, जिसकी वजह से कुछ सिख कम्युनिटी के लोग होते हैं जिनकी जो धार्मिक आस्था या फिर जो उनके सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट हो जाते हैं और जिसकी वजह से अल्टीमेटली फाइनली इंदिरा गांधी के जो खुद के सिख बॉडीगार्ड्स होते हैं वो ही इन्हें मार देते हैं। शी वॉज किल्ड बाय हर ओन सिख बॉडीगार्ड्स। एंड फाइनली ये जो पूरी की पूरी मूवमेंट है वो थोड़ी सी रिलैक्स हो गई थी। बट पंजाब दे वॉरिस ऑर्गेनाइजेशन आई, एक पंजाब दे वॉरिस ऑर्गेनाइजेशन बनाई अमृतपाल सिंह, और ये पूरी की पूरी जो मूवमेंट है फिर से रिवाइव हो गई है। और अब ये एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, यानी कि भारत के लिए खतरा है। भारत के लिए एक ऐसी मूवमेंट है जहां पर कुछ लोग भारत के एक एरिया को अलग देश बनाने की डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कुछ समय पहले कनाडा सरकार को भी हम लोग ये बात बोल रहे थे कि आप कंट्रोल करिए अपने यहाँ पे जितने भी लोग हैं खालिस्तान को प्रमोट करने वाले उनको कंट्रोल करिए। अभी NIA ने फाइल करा है चार्जशीट अगेंस्ट 9 एक्यूज्ड जो खालिस्तान टाइगर फोर्स के साथ लिंक्ड हैं। तो हरदीप सिंह अभी जो खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ थे उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो ऐसा कहना जा रहा है कि भाई बहुत लोग मर चुके हैं, बट हाँ ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है इसके खिलाफ ये पूरा का पूरा एक
मूवमेंट स्टार्ट हुआ है और ये जो एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसने चार्जशीट दायर कर दी है फाइनली। अब ये क्यों करी है? क्योंकि ये लोग किस में पकड़े गए हैं? मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट में। अभी मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये सारी चीजें देखता है आपका एनआईए। अब एक बार एनआईए को देख लेते हैं, क्योंकि इस पूरी की पूरी न्यूज में बहुत कुछ काम का नहीं है, बट हाँ एनआईए काम का है। एनआईए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब एनआईए देखिए क्या है। सबसे पहली बात तो एनआईए बना कब? एनआईए बना 2008 में, जब आप जानते होंगे 26/11 अटैक हुए, यानी कि जब मुंबई दहल चुका था, मुंबई पे अटैक किया गया था और आफ्टर अटैक्स एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया जिसको बोला नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसका प्राइम पर्पस क्या है? प्राइम पर्पस ये है कि भारत की सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी पर अगर कोई भी आंच आए तो ये रोकेगा। ये एक एजेंसी है, यानी कि ये केसेस को चेक करेगी किस चीज से रिलेटेड। अगर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की बात आती है, स्टेट का मतलब यहां पे भारत की बात हो रही है। फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, यानी कि अगर दूसरे मित्रों के साथ हमारे रिश्ते खराब होते हैं, किसी वजह से भारत और भूटान के रिश्ते खराब होते हैं, या इंडो श्रीलंका में एक क्राइसिस आता है, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इंटर कंट्रीज डिस्प्यूट बचाना चाहते हैं, उनके खिलाफ पूरा का पूरा काम करेगा। एटॉमिक और न्यूक्लियर फैसिलिटीज में अगर कोई प्रॉब्लम पकड़ी जाती है या किसी भी प्रकार से देश की इंटीग्रिटी पे सवाल उठता है तो एनआईए सबसे आगे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के रूप में आता है। काउंटरफीट करेंसी, यानी कि जाली करेंसी, यानी कि भारत की करेंसी को गलत तरीके से इस्तेमाल करा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग में किसी भी प्रकार से, तो यहां पे आप एनआईए को देखेंगे। 2019 में इसका एक अमेंडमेंट आया था और 2019 के अमेंडमेंट में साइबर टेररिज्म और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 में दी गई पावर्स को भी अब एनआईए के अंडर रख दिया गया है। एनआईए के जो पूरा का पूरा ग्रुप होता है वो कहां से आता है? देखिए अलग अलग एजेंसी से आता है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग आईआरएस से आते हैं, कुछ आईपीएस से आते हैं, कुछ आईएएस से आते हैं, कुछ लोग सीबीआई से आते हैं, कुछ लोगों को ये ईडी से रिक्रूट करता है। अलग अलग एजेंसी से एनआईए के अंदर भर्ती होती है और पर्टिकुलर जो इसका काम है वो क्या है? कॉम्बैट टेररिज्म। तो टेररिज्म यानी कि टेररिज्म से रिलेटेड इट इज द सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इन इंडिया। अच्छा जी, इसी का आप देखेंगे स्पेशल कोर्ट्स भी गठन करे गए हैं, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं कि पूरा का पूरा जो एनआईए है उसके कुछ स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए गए हैं। इन स्पेशल कोर्ट्स को सेक्शन 11 और सेक्शन 22 ऑफ द एनआईए एक्ट ऑफ 2008 से एम्पावरमेंट मिली है। कोई भी व्यक्ति जो एनआईए के अंदर चार्ज किया जाता है उसको स्पेशल कोर्ट्स में पूरा का पूरा चेक किया जाता है, यानी कि उसकी जो कार्रवाई है वो इस स्पेशल कोर्ट में होती है। स्पेशल कोर्ट का जो गठन हुआ है वो भी यहीं से हुआ है। अब मैं अगर आपसे बोलता हूं कि जज जो उस स्पेशल कोर्ट का जज होगा वो कौन होगा? वो एक व्यक्ति होगा जिसको अपॉइंट करा जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि कैबिनेट उसको अपॉइंट करेगा, बट किसकी रिकमेंडेशन पे करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जिस स्टेट के अंदर वहां पे स्पेशल कोर्ट का गठन करा जाएगा, जैसे दिल्ली के अंदर है, और अगर इस तरीके से करा जाता है तो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का यहां पे ओपिनियन लिया जाएगा, रिकमेंडेशन, और सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनली वो जज को बना देगा स्पेशल कोर्ट का चेयरपर्सन। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एनआईए, जहां से यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। एक दोस्तों ये आर्टिकल भी अच्छा है, आप पढ़ सकते हैं और इसको रिलेट कर सकते हैं अपने एसे राइटिंग से भी, और आप अपने जीवन से भी इसको रिलेट कर सकते हैं, GS4 एथिक्स एंड गवर्नेंस से भी रिलेट कर सकते हैं। सेइंग इट विदाउट वर्ड्स, पूरा का पूरा जो ये टॉपिक है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये इसका क्रक्स है जो ब्लू में लिखा है। Beyond the words we speak, we give and receive countless non-verbal clues every day, from facial expressions and gestures to the use or non-use of eye contact, tone of voice, we convey information in several ways. वो क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, communication is the most important thing in today's era. तो अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपनी बातों को प्रस्तुत कर पाते हैं, अच्छे से आप सामने वाले को समझ करके और उसके जो भी कंसर्न्स हैं उसको रख पाते हैं, उसका एक आंसर दे पाते हैं, तो यू आर अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिसनिंग। आप सुने और फिर सामने वाले के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको काउंटर करें या फिर उसको सॉल्व करें, आर्ग्यूमेंट्स दें, जैसा भी करें। सवाल यह है
कि कम्युनिकेशन में भी एक कम्युनिकेशन होता है वर्बल, एक कम्युनिकेशन होता है नॉन वर्बल। फॉर एग्जाम्पल जब अभी मैं आपसे जैसे बात कर रहा हूं, इसमें एक तो मेरी आवाज आ रही है, ये है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन है, बट हाँ जी, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन कौन सा हो जाता है, नॉन वर्बल। देखिए फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से मेरे हैंड की मूवमेंट हो रही है, किस तरीके से मेरी आंखों की मूवमेंट हो रही है, किस तरीके से मेरे एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, ये सभी चीजों को कन्वे कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलता हूं, जब आप झूठ बोलते हैं और मम्मी के सामने जाते हैं और आपकी जो मदर है वो 1 मिनट में आपको पकड़ लेती हैं कि भाई तुमने झूठ बोला है, या फिर तुम परेशान हो, आपकी माता पकड़ लेती हैं आपको, 1 मिनट में पहचान लेती हैं कि नहीं भाई अभी आप परेशान चल रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम है, या कई बार आपके दोस्त आपके वे ऑफ टॉकिंग से, आपकी टोन से, बात की गहराई से, आपकी आवाज क्या गहरी है, या फिर आप एक्साइटेड हो तो चीख रहे हो, आपकी आंखें किस तरफ हैं, आपके हैंड का मूवमेंट क्या है, आप किस तरीके से आपका बॉडी का पोस्चर है, ये सभी चीजें भी कम्युनिकेट करती हैं किसी ना किसी चीज को। तो वो बोल रहे हैं कि छोटे छोटे जो ये क्लूज हैं ये पढ़ना बहुत जरूरी है, ये इंसान को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वे ऑफ रिसीविंग एंड ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन, एंड स्टूडेंट्स मस्ट लर्न टू पिक अप एंड गिव द राइट क्यूज। वो बोल रहे हैं कि ये एजुकेशन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, सेम सिविल सर्विस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलता हूं व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स, व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द क्वालिटीज a civil servant must have, आप बोलेंगे he should be a good communicator also, and communication सिर्फ वर्बल नहीं होना चाहिए, नॉन वर्बल सेंस में भी होना चाहिए। कई बार आपकी चुप्पी ही सामने वाले के लिए बेहतर साबित होती है, कई बार आपकी आंखों से निकले आंसू ही सब कुछ बयां कर सकते हैं। सो बात यह बोली जा रही है कि जरूरी नहीं है कि आप बोलें, सिर्फ आप चुप रह करके भी, यानी कि अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से भी बहुत कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं और सामने वाले का भी समझ सकते हैं। तो सिर्फ बोलना नहीं है, सिर्फ अपनी चीजों को नहीं समझना है, सामने वाले को अगर आपको रीड करना है, उसकी पर्सनालिटी को चेक करना है, यू शुड ऑल्सो नो द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और ऑथर यहां पे फाइनली बोलते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे करी जाए, शुरुआत यहां से होनी चाहिए, यू शुड बी अवेयर ऑफ योर ओन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पैटर्न्स को चेक करिए, देखिए किस तरीके से आप बात करते हैं, किस तरीके से आपका हैंड्स का मूवमेंट है, किस तरीके से आप सोचते हैं। जब आप सोचते हैं तो आपकी आंखों की डायरेक्शन कहां होती है, जब आप सुनते हैं तो आप किस तरीके से सुनते हैं, आप जब रिएक्ट करते हैं, गुस्से में होते हैं तो आपके फेस के एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, ये सब चीजें ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और देखिए ये क्यों मैं आपको बता रहा हूं, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन योर इंटरव्यूज। यार देखो जब भी आप इंटरव्यूज में जाएंगे, इंटरव्यू यानी इंटरव्यू तो एक शब्द है, वैसे तो इसको हम पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं, यही तो आपकी पर्सनालिटी है। जो वहां पे बैठे हुए दिग्गज लोग हैं यही चीजें तो देखते हैं, वो आपकी पर्सनालिटी को चेक करते हैं, दे चेक योर स्मॉल क्लूज। वो सिर्फ वर्बल पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे भी ध्यान देते हैं। एंड आई होप अगर आप ये आर्टिकल पढ़ते हैं और इसको इंप्लाई करते हैं, यानी कि इसको इंप्लीमेंट करते हैं, आने वाले समय में आपके भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और GS3 इकोनॉमी से इसको रिलेट करते हैं। GS3 इकोनॉमी, डाउन हिल ड्राइविंग, श्रिंकिंग ट्रेड वॉल्यूम्स पोज अ रिस्क फॉर दिस ईयर ग्रोथ होप्स। वो क्या बोल रहे हैं, आफ्टर हिटिंग अ रिकॉर्ड ऑफ 775 बिलियन इन 2022-23 इंडियाज एक्सपोर्ट्स आर ऑफ टू अ रॉकी स्टार्ट दिस ईयर। यानी कि 2022-23 काफी अच्छा रहा हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए। एक्सपोर्ट यानी कि जो भी चीजें हम भारत से बाहर बेचते हैं और जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे फॉरेक्स आता है, वो बहुत अच्छा समय निकला। परंतु क्या ये इस साल का जो स्टार्टिंग 3 क्वार्टर्स निकले हैं वो बहुत अच्छे निकले हैं? नहीं, इट वेंट टू अ बम्पी जंप। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं आउटबाउंड शिपमेंट्स। आउटबाउंड शिपमेंट्स का मतलब होता है जिनकी पैकेजिंग हो चुकी है, जो ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं, ऐसे जो गुड्स हैं वो $450 बिलियन पहुंच चुके थे लास्ट ईयर, जो कि अभी 15% तक कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। यानी पूरा का पूरा आर्टिकल एक चीज पे बात बोल रहा है कि भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ ठीक है बढ़ रही है, बट हमारे एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक्सपोर्ट्स गिरने के कई सारे कारण हैं। वो बोलते हैं कि एक्सपोर्ट्स क्यों गिर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स इसलिए गिर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखिए कोविड टाइम पे मनी सप्लाई बढ़ाई गई थी,
क्यों मनी सप्लाई बढ़ाई गई थी, ये बात आप ध्यान से समझिएगा। कोविड टाइम पे मनी सप्लाई बढ़ाने का मात्र एक रीजन था, क्योंकि सब लोगों को सोशल सेक्टर सिक्योरिटी स्कीम्स चाहिए थी। गरीब लोग थे, खाना नहीं अवेलेबल था, मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी, तो सरकारों ने काफी ज्यादा पैसा बढ़ाया। मनी सप्लाई इतना ज्यादा एक्सेस में आ गया जिसकी वजह से ऑल ओवर दी वर्ल्ड इन्फ्लेशन का टारगेट यानी इन्फ्लेशन के टारगेट्स ब्रीच हो गए। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से सभी के सेंट्रल बैंक्स ने क्या कोशिश करी कि मनी सप्लाई को डिक्रीज करा जाए। मनी सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए आप जानते हैं कि रेपो रेट को ऊपर उठाया गया, यानी कि वो रेट जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स लोन लेते हैं आरबीआई से यानी सेंट्रल बैंक से किसी की भी कंट्री में, तो वहां पर वो रेट्स को इंक्रीज करा गया, जिसकी वजह से जो आपका लेंडिंग रेट है यानी कि जिस रेट पे कस्टमर लेता है लोन वो बढ़ गए, जिसकी वजह से लोन्स जो हैं एक्सपेंसिव हो गए और एक्सपेंसिव लोन्स की वजह से मनी सप्लाई डिक्रीज हो गई। और मनी सप्लाई डिक्रीज की वजह से आप देखेंगे लोगों की परचेजिंग पावर डिक्रीज हो गई। जब लोगों की परचेजिंग पावर डिक्रीज हो गई ना दोस्तों, उसकी वजह से डिमांड कम करेंगे वो लोग। जब वो लोग डिमांड कम करेंगे तो सप्लायर कुछ समय बाद सप्लाई कम करेगा चीजों की, क्योंकि सप्लाई सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे निर्भर करती है कि प्राइस क्या है यानी प्रॉफिट क्या है। जैसे किसी भी चीज की डिमांड कम होती है तो याद रखिएगा प्राइस फॉल करता है यानी डिफ्लेशनरी टाइम पीरियड आना चालू हो जाता है। सप्लाई कम करने के लिए उसको ले ऑफ करना पड़ता है यानी कुछ लोगों को बाहर निकालना पड़ता है, जिसकी वजह से उन लोगों को जिनको निकाला गया है वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं यानी अनएम्प्लॉयड की समस्या बढ़ जाती है। और अनएम्प्लॉयमेंट होने से और परचेजिंग पावर गिर जाती है यानी डिमांड और डिक्रीज होता है, और ये डिमांड डिक्रीज वापस से चैनलाइज होता है, और इसी पूरे के पूरे प्रोसीजर को हम लोग रिसेशन वाला ट्रेंड बोलते हैं। यानी हम एक बात बोल सकते हैं कि कोविड क्योंकि पूरे विश्व में आया, इसलिए पूरे विश्व में सेंट्रल बैंक्स ने रेपो रेट इंक्रीज करे, जिसकी वजह से ये कंडीशन क्रिएट हुई है। आज की डेट में अगर मैं आपसे बोलता हूं कि पूरे के पूरे विश्व में अगर आप चेक करेंगे तो ग्लोबल डिमांड जो है यानी कि विश्व की डिमांड है वो डाउनफॉल पे है, क्योंकि सबकी परचेजिंग पावर कम है, क्योंकि सबके सेंट्रल बैंक्स इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को डिक्रीज कर रहे हैं। हेंस यहां से प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों, जब ग्लोबल डिमांड डिक्रीज होने लग जाती है तो भारत से कोई भी सामान नहीं खरीदना चाहता, यानी हमारे एक्सपोर्ट्स भी तो गिर गए हैं। तो इस रिसेशन का असर हमें पड़ा है, यानी हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो गिर चुके हैं। और मैं अगर बात करता हूं हमारे इंपोर्ट्स की, यानी जो चीजें हम भारत बाहर से मंगवाता है इंपोर्ट करता है उसको हम कम नहीं कर पा रहे हैं। वाई वी आर नॉट एबल टू डिक्रीज आर इंपोर्ट्स, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यह है दोस्तों, क्योंकि इंपोर्ट्स को डिक्रीज करने के लिए आपको इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, जबकि हमारे जितने भी इंपोर्ट्स हैं वो असेंशियल हैं, यानी क्रूड ऑयल, पाम ऑयल, हमारे यहां जो भी सेमीकंडक्टर्स, एपीआई, ऐसी जितनी सारी चीजें हैं ये हमारी असेंशियल आइटम है, इसको हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते। हेंस इन सभी चीजों को हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से भारत अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा नहीं पा रहा है जबकि इंपोर्ट्स को कम नहीं कर पा रहा है। और इसी बीच में आप देखेंगे कि भारत की जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो रही है, यानी कि अगर $1 पहले 50 रुपए के बराबर है तो आज की डेट में $1 कितने के बराबर हो गया है, 100 के बराबर हो गया है। और याद रखिएगा डेप्रिसिएशन के केस में हमेशा जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो चीपर हो जाते हैं इसलिए बढ़ जाते हैं, और इंपोर्ट्स जो हैं वो कॉस्टलियर हो जाते हैं इसलिए कम हो जाते हैं। बट हमारे केस में हमारी इकोनॉमी डिप्रिशिएट हो रही है, और डिप्रिशिएटिंग इकोनॉमी के बावजूद भी हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, अभी मैंने आपको रीजन बताया। ऑल ओवर द वर्ल्ड पैसा ही नहीं है लोगों के पास कुछ खरीदने के लिए, एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं पा रहे हैं और इंपोर्ट्स जो हैं कम नहीं हो पा रहे हैं, यानी हमारे इंपोर्ट्स एसेंशियल हैं। इस वजह से इंपोर्ट्स हमें बहुत महंगे पड़ रहे हैं क्योंकि डिप्रिसिएशन भी हो चुका है इकोनॉमी का। और यही बात वो ये बोल रहे हैं आर्टिकल के अंदर कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से भी चीजों का जो प्राइस है वो बढ़ चुका है। ऑल ओवर द वर्ल्ड चीजों का दाम बढ़ चुका है, इन्फ्लेशन हो रहा है। भारत पिछली बार की कंडीशन से बेटर कंडीशन में नहीं आ पा रहा है। ऑल दो द होप इज, क्या बोला जा रहा है, वो बोल रहे हैं होप है कि सर्विस बढ़ रहा है, बट सर्विस सेक्टर में भी बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसका मतलब ग्लोबल वीकनिंग ऑफ डिमांड है, रिसेशन की तरफ मूव हो रहा है पूरा का पूरा वर्ल्ड। और भारत
बेटर है काफी कंट्रीज से, बट हमें लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, हम लोगों को अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। तो सर्विस एक्सपोर्ट्स आर स्टिल ग्रोइंग बट अ सॉबर पेस, यानी कि बहुत तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर वो बोलते हैं कि इन्फ्लेशन नंबर्स हैव ईज्ड इन यूरोप एंड यूएस ट्रिगरिंग होप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट बीइंग पॉज्ड, यानी कि जो ये सेंट्रल बैंक्स बार बार इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं ना, रेपो रेट, अब शायद वो रुक सकता है, क्योंकि यूएसए और यूरोप के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़े थम चुके हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले समय में मनी सप्लाई को फिर बढ़ाया जाए, जिससे परचेजिंग पावर बढ़े, परचेजिंग पावर से डिमांड बढ़े, डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस में थोड़ा सा गैप आए, यानी कि थोड़ी सी इन्फ्लेशन हो, उस इन्फ्लेशन को देख करके जो सप्लायर है सप्लाई बढ़ा दे, यानी कि इंप्लॉयमेंट, इनकम, आउटपुट सब बढ़ जाए और देश यानी विदेश ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी पे आ जाए। ये पूरा का पूरा आर्टिकल इसी चीज पर फोकस कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं इस आर्टिकल की, डिलेमा ऑफ इंडियाज ग्रेट पावर एम्बिशन GS2 IR से। अब इसको रिलेट करिएगा। देखिए मैं आपको पूरा का पूरा आर्टिकल समझा देता हूं क्या है ये आर्टिकल, किस चीज पे फोकस कर रहा है दोस्तों। ये आर्टिकल सिंपल दो चीजों पे फोकस कर रहा है। देखो हम बोलते हैं कि अंडा आया या मुर्गी, हाँ ना, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अंडा आया या मुर्गी, क्या पहले, तो आप बोलोगे कि अंडा, तो फिर सवाल होगा कि भैया मुर्गी से ही तो अंडा आया, और आप बोलते हैं मुर्गी, तो मैं बोलूंगा अंडे से ही मुर्गी, यानी कि इस बात का कोई जवाब नहीं है कि क्या आया पहले। अब आप आंसर में कुछ भी लिख सकते हैं बट इस बात का कोई जवाब नहीं है। सिमिलरली आप एक चीज को ध्यान में रख के अब बात करिएगा। देखिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी, IR का एक नियम है, इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी जो भारत की फॉरेन पॉलिसी होने वाली है विश्व में, उसका एक नियम है। वो नियम क्या बोलता है, भारत की डोमेस्टिक पॉलिसी कैसी है, यानी कि भारत का डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस क्या है, यानी कि भारत का डोमेस्टिक एट्रीब्यूट्स क्या है, यानी कि भारत की डोमेस्टिक कंडीशन क्या है, कि हम लोग इकोनॉमिकली कहां पे स्टैंड करते हैं, सिक्योरिटी कहां पे स्टैंड करते हैं, हम लोग मिलिट्री वाइज कहां पे स्टैंड करते हैं, हम लोग कास्ट में कहां पे स्टैंड करते हैं, हम लोग GDP के टर्म्स में कहां पे हैं, इन्फ्लेशन के टर्म्स में कहां पे हैं, एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में कहां पे हैं, साइंस एंड टेक में कहां है, हेल्थ में कहां है, एजुकेशन में कहां है, ऐसे कई सारे पैरामीटर्स पे हम कहां हैं। पहले तो आपको ये अपने आप से सवाल पूछना है, क्योंकि एक बात पक्की है IR की, जो डोमेस्टिक होता है, यानी कि डोमेस्टिक मानी कि भारत के अंदर जो चीजें होती हैं वो ही भारत के बाहर इन्फ्लुएंस करती हैं IR को, यानी कि भारत अंदर से कितना मजबूत है ये निर्भर करेगा कि भारत बाहर कितना मजबूत हो सकता है। विश्व के अंदर उसकी कौन कितनी सुनेगा वो डिपेंड करता है कि वो अंदर कितना मजबूत है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलता हूं आज की डेट में पाकिस्तान की कोई नहीं सुनता है, आप भी नहीं सुनते हैं, मैं भी नहीं सुनता हूं, विश्व भी नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि अंदर से खोखला है देश, डोमेस्टिक पॉलिसीज नहीं है, डोमेस्टिक एट्रीब्यूट्स नहीं है, डोमेस्टिक में इकोनॉमिक्स उसकी पूरी की पूरी वीक है, सिक्योरिटी आती नहीं है, मिलिट्री में बहुत पीछे है, कास्टिज्म यानी कि जो सोशल एविल्स हैं वो बहुत ज्यादा मौजूद हैं, GDP ग्रोथ नहीं है ना। तो अगर मैं आपसे ये बात बोलता हूं कि विश्व में आप कितना डंका बजा सकते हैं, वो इस बात पे निर्भर करेगा कि आपके घर में क्या चल रहा है। अगर हम लोग घर में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हम लोग घर में मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे इनइक्वालिटी है, हमारे यहाँ पे विमेन पार्टिसिपेशन नहीं है, हमारे यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलता हूँ स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मेडिकल या मैनेजमेंट में विमेन का पार्टिसिपेशन नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम खर्चा नहीं करते हैं, हेल्थ हमारे यहाँ पे पुअर है, एजुकेशन के अंदर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तो अच्छा है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग वीक है, यानी कि भारत के अंदर अगर मैं बोलूं एनवायरमेंट पोल्यूशन है, तो आप बाहर जाके कुछ डंका नहीं बजा सकते हैं। आप घर से मजबूत होइए पहले, तब जाके बाहर यानी कि IR को, फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, विश्व के अंदर एक अपनी आवाज रख सकते हैं। एंड सेम इज ट्रू IR में जो होता है, यानी बाहर जो होता है वो हमारे घर को इन्फ्लुएंस करता है। ध्यान से समझिए ये पूरा का पूरा गेम। देखिए मोदी जी अगर जाकर के आज USA से बात कर सकते हैं ना, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी
कि भारत को अंदर से मजबूत होना पड़ेगा। हमारे कोई भी प्रधानमंत्री हो, बाहर कितनी अच्छी बात कर सकता है, यानी कितने अच्छे ढंग से वो हमारे लिए चीजों को ला सकता है, डील पा सकता है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा इंडिया कितना मजबूत है अंदर से। अगर इंडिया खुद हिला पड़ा है, इंडिया के अंदर खुद ऐसे सोशल लेवल्स मौजूद हैं जो हम आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, तो हमारे जो लीडर्स हैं वो विश्व में जाके कुछ भी नहीं ला सकते हैं। यानी कि पूरा विश्व हम लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है अगर हमारा डोमेस्टिक वीक है। सिमिलरली जो भी विश्व में होता है, आईआर में होता है, वो ही तो हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। यानी अगर मैं आपसे बोलूं जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, बाहर रशिया यूक्रेन युद्ध हो रहा है, घर में हमारे इन्फ्लेशन हो रही है, यानी महंगाई हो रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्रूड ऑयल बाहर से लेते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो बाहर से भी हमारे घर तक इन्फ्लुएंस होता है। आज म्यांमार के अंदर अगर मैं आपसे बोलता हूं कि तत्मदाओ सरकार वहां पे पहुंची हुई है, यानी कि एक मिलिट्री फोर्स है जो कि पूरा का पूरा कब्जा करके बैठी है, तो हम लोगों को तकलीफ है। श्रीलंका में अगर कुछ होता है, हम्बनटोटा पोर्ट चले आता है श्रीलंका के द्वारा चाइनीज अथॉरिटीज को, तो हम लोगों को प्रॉब्लम है। डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस होता है आईआर का भी। अगर आज विश्व के अंदर रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है या किसी भी प्रकार का फूड क्राइसिस आता है, तो हम लोगों को प्रॉब्लम आती है। इसका मतलब एक बात पक्की है, आईआर इन्फ्लुएंस इज डोमेस्टिक, डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस इज आईआर। तो ऑथर स्टार्टिंग ही इस बात से करते हैं कि डोमेस्टिक इंप्रूव करें पहले या आईआर में इंप्रूव करें पहले, यानी कि किस जगह आप खड़े हैं। आपसे सवाल है दोस्तों, क्या भारत को पहले खुद से इंप्रूवमेंट लानी चाहिए? क्या भारत को पहले अपने आप पे काम करना चाहिए, फिर विश्व के अंदर आवाज उठानी चाहिए? या फिर भारत को आज विश्व में आवाज उठानी चाहिए और अपने आप पे काम बाद में करना चाहिए? और मेरा आंसर आपसे यही है जो ऑथर का भी आंसर है। देखिए ऑथर क्या बोलते हैं, बहुत ही बेहतरीन बात बोलते हैं। इंडिया refrain from shaping the global order until its domestic challenges are resolved, as the pessimistic would have it, or should India to continue to assert its place in the world and aspire to be a great power? तो क्या हम वेट करें पहले विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी हम बन जाएं? आज 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है। क्या हम वेट करें कि पीपीपी के टर्म्स में हम लोग सेकंड लार्जेस्ट बन जाएं, क्योंकि आज हम थर्ड लार्जेस्ट हैं? क्या हम वेट करें कि हमारे यहां पे 10% का लॉजिस्टिक कॉस्ट आ जाए, यानी 8% की लॉजिस्टिक कॉस्ट आ जाए, जो कि आज 14% है? क्या हम वेट करें कि हमारे यहां पे 2047 तक हम एक डेवलप्ड नेशन बन जाएं और उसके बाद अपनी बात रखें? जी नहीं, आज ही हम लोगों को असर्ट करना पड़ेगा। आज ही हम लोगों को पॉलिसी में एक अपनी डिमांड, अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। भारत विश्व गुरु बनने ही वाला है, बट विश्व गुरु की शुरुआत आज ही से होनी पड़ेगी। यानी ऑथर कहते हैं कि अंडा आया या मुर्गी, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों चीजों पे काम करते रहो, दोनों चीजों को सुधारते रहो। एक तरफ जाइए ब्रिक्स में बैठिए, जाइए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बैठिए, जाइए नाम में बैठिए, जाइए मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में बैठिए, G20 की लीडरशिप लीजिए, G7 में जाके मेंबरशिप लीजिए, यानी कि G7 में जाकर के बात करिए, OIC में जाइए और वहां पे अपनी बात रखिए, क्वाड ग्रुप में आप एक्सरसाइज करिए, सब कुछ करिए। बात करिए यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बनने की, बात करिए एनएसजी में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बिना साइन करे मेंबरशिप की। हम करेंगे ये सारी बातें, बट हमें तब तक अपने काम को भी सुधारना है। यानी कि हम लोगों को कास्टिज्म पे काम करना है, हम लोगों को आपस के मतभेद खत्म करने हैं, हम लोगों को इनइक्वालिटी खत्म करनी है, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना है, रिजर्वेशन जैसी कई सारी प्रॉब्लम्स जो उभर के निकल के आती रहती हैं, उन चीजों पर विवाद नहीं करना है, उसका परमानेंट सोल्यूशन निकालना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपको इस पर विवाद नहीं करना है, इसका एक सोल्यूशन निकाल के लाना है। सो पॉइंट यहां पे क्या बोला जा रहा है, बहुत सारी चीजें आज की डेट में ऐसी हैं जो भारत को इंप्लीमेंट करनी है। इंडिया शुड नॉट वेट कि वो सारी चीजें रिजॉल्व हों तभी वो कुछ एक्शन ले, और इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा है। तो देखिए क्या बोलते हैं, इवन दो इंडियाज डोमेस्टिक इनएबिलिटीज विल कंटिन्यू टू मॉडरेट इट्स एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, यानी कि जब तक हम लोग परमानेंट या हमारी डोमेस्टिक बहुत अच्छी इन्फ्लुएंस नहीं हो जाती, स्ट्रांग नहीं हो जाती, हम विश्व के अंदर तो बहुत कुछ नहीं बोल पाएंगे, परंतु तब तक अपनी बातों को क्लियर कट रखा जाए, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी पे काम करा जाए। हमें बोलना है कि कोविड में जो आपने WTO के अंदर हमें ट्रिप्स का वेवर नहीं दिया, वो मिलना चाहिए, अपनी बातों को उठाना चाहिए। हमें एक विश्व के अंदर देखिए लाइमलाइट समझा जा रहा है आज की डेट में। जो कंट्रीज हमको पहले समझती थी 1991 से पहले, अगर मैं बात करूं जब जिस समय भारत LPG पॉलिसी से पहले LPQ पे था, लाइसेंस परमिट कोटा, जिस समय हम लोग परमिट्स कोटा पे डिपेंड करते थे, जिस समय हमारा फॉरेक्स बहुत कम था, जिस समय मात्र 270 बिलियन की हमारी इकोनॉमी थी, जो कि आज $4 ट्रिलियन को टच करने वाली है। अगर मैं बोलता हूं जिस समय हमारा एक्सचेंज रिजर्व $5.8 बिलियन था,
जो कि 18 दिन का था, आज डॉलर 600 बिलियन पहुंच चुका है। तो फर्क आया है, पहले से हम बेटर हुए हैं। जिस समय 1991 से पहले हम लोगों की पॉलिसी नाम पे फोकस होती थी, नॉन अलाइनमेंट, धीरे धीरे आज वो मल्टी अलाइनमेंट बन चुकी है, नाम 2.0 बन चुका है। सो ऑथर इसी बात पे बोलते हैं कि इंडिया शुड नॉट वेट, इंडिया शुड मेक इट्स वे, एंड दिस इज व्हाट इट्स द आर्टिकल इज टेलिंग यू ऑल अबाउट। दोस्तों ये वाला आर्टिकल, GS3 साइंस एंड टेक, अ केस फॉर न्यू प्रोनाउन फॉर एआई। सिर्फ यहां पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आर फ्यूलिंग चैटबॉट्स। मैं आपको इसका एक ऊपर से ओवरव्यू बता देता हूं। क्या ओवरव्यू है, देखिए वो कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस requires pronouns to establish an identity that is distinct from that of humans, and it is a right for ethical and security reasons to know that a person is dealing with a bot. For example, आज की डेट में सबसे पहले आपको एक वर्ड समझना है जिसका नाम है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। क्या होते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स? आइए देखते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को। एडवांस टाइप ऑफ लैंग्वेज मॉडल दैट इज ट्रेन्ड यूजिंग deep learning techniques, generally human like text, and perform various natural language processing tasks. For example, अगर मैं आपसे बोलूं, आज की डेट में आपने चैट जीपीटी को सुना ही होगा या फिर बार्ड सुना ही होगा गूगल का। तो देखिए यहाँ पे क्या करा जाता है, आप कुछ उसको क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन पूछने के बाद वो आपको एक आंसर देती है या आंसर देता है। सवाल ये है, क्या चैट जीपीटी आपको आंसर देती है या देता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या वो फीमेल है या वो मेल है? आप किस तरीके से उसको जेंडर में रखेंगे। अगर मैं आपसे बोलता हूं सीरी, आप जानते हैं कि सीरी मेरा गाना चलाओ, सीरी की जो आवाज है वो बाय डिफॉल्ट क्या है, फीमेल। आप भी यही बोलते होंगे ना कि सीरी एक फीमेल वॉइस है। जी नहीं, आप सेटिंग्स में जाइए, आप चेंज करके उसको मेल वॉइस भी दे सकते हैं। बट हम लोगों ने कहीं ना कहीं एंगेजमेंट बना लिया है सीरी को फीमेल से। तो सवाल ये उठता है, क्या इन चैटबॉट्स या फिर इन मॉडल्स को, जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं, उनका एक जेंडर डिस्क्राइब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों? क्योंकि कुछ समय बाद ऐसा हो सकता है कि हम भूल ही जाएं कि हम बात किससे कर रहे हैं। क्या वो एक फीमेल है, क्या वो एक मेल है, या फिर उनको एक अलग से प्रोनाउन देना चाहिए जिस बात से हमें ये एटलीस्ट तो पता चल जाए कि हम बात किससे कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में हर चीज आपका इसी पर डिपेंड होने वाला है। अगर मैं बोलता हूं आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी आपके 360 डिग्री सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाली है कुछ सालों में, तो यह बात बिल्कुल सही है। अब सवाल यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत सारे मॉडल्स पे काम करता है। पर्टिकुलर मॉडल को बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। आप जैसे ही कुछ भी चैट जीपीटी पे लिखते हैं तो एक ह्यूमन आंसर लिख के आता है, यानी कि इस तरीके से वो आपके आंसर को कॉम्प्रीहेंड करता है, एक ह्यूमन ही आपको बता रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं इसी तरीके से आपको चैट जीपीटी भी समझा रहा है, आपकी भाषा को समझ के कॉम्प्रीहेंड करता है, कॉम्प्रीहेंड करके ह्यूमन लाइक आंसर लिख के देता है, ह्यूमन लाइक वॉइस देता है, ह्यूमन लाइक इंटरेक्शन करता है। ये जो ह्यूमन लाइक वाला इंटरेक्शन है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि इतना डीप लर्निंग पे बेस हो चुका है, न्यूरल नेटवर्क्स पे काम करता है, ये पूरा का पूरा एक प्रॉब्लम का विषय बनता जा रहा है। जिसपे जो हमारी ऑथर हैं वो ये कह रही हैं कि सबसे पहले जो व्यक्ति बोर्ड से बात कर रहा है, यानी कि अगर इन टेक्नोलॉजीज को कुछ भी कर रहा है, इनसे डिस्कशन कर रहा है, एटलीस्ट उसे पता तो हो कि वो एक टेक्नोलॉजी है। तो सबको मिलकर एक प्रोनाउन डिसाइड करना चाहिए कि उनको किस तरीके से हम संबोधित करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। ईडी हम लोग पहले ही डिटेल में कवर कर चुके हैं प्रीवियस एडिटोरियल्स में। ईडी को जाइए, आप ईडी के बारे में पढ़िए। और ये पूरा का पूरा जो केस चल रहा है वी सेंथी बालाजी केस क्या चल रहा है मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। देखिए तमिलनाडु के जो मिनिस्टर हैं वी सेंथी बालाजी, मद्रास हाई कोर्ट में उन्होंने अपील करी थी ईडी के खिलाफ, क्योंकि ईडी ने उनको कस्टडी में ले लिया था, जिसपे मद्रास हाई कोर्ट ने भी एक तरीके से ईडी को ही ईडी के पक्ष में पूरा का पूरा फैसला दिया है और बोला है कि जो वी सेंथिल बालाजी की आपने कस्टडी ली है वो बिल्कुल ठीक है। तो सवाल उठता है कि ईडी की पावर क्या है, किसको कब अरेस्ट कर सकती है और कस्टडी दे सकती है। तो पूरा का पूरा गेम है PMLA एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002, यानी मनी लॉन्ड्रिंग
कहते हैं ना कि काले धन को सफेद बना देना, यानी कि वो धन जो आपने गलत तरीके से कमाया बट उसको आप चैनलाइज करके सफेद बना दें। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002 के अंदर प्रोविजंस दे रखे हैं। और देखिए यहां पे बता रखा है कि आप कब इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, कब कौन से ऑफिशियल्स इसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, सब कुछ दे रखा है। ये आप आर्टिकल पढ़िएगा। जो लास्ट आर्टिकल आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है GS2 इंटरनेशनल हेल्थ रिलेशंस, और GS3 से आप हेल्थ भी रिलेट कर सकते हैं, GS2 से इंटरनेशनल रिलेशन से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। विल जेनरिक सप्लाई ऑफ बेटाक्यूलाइन बी एक्सेसिबल। अभी सबसे पहले तो आप पूरा का पूरा केस समझ लो, ध्यान से समझिएगा। एक खतरनाक बीमारी है टीबी। इस टीबी का एक व्यक्ति है, वो बहुत सालों से रिसर्च करता है, अपना एफर्ट्स लगाता है, अपनी मनी को खर्च करता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि बहुत सारा पैसा लगा के, समय लगा के, एफर्ट लगा के एक चीज को डिवाइस करता है, यानी कि एक मेडिसिन को निकालता है। और इस मेडिसिन के अंदर पता चलता है कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि टीबी जैसी खतरनाक बीमारी को खत्म कर सकती हैं। अब अगर उसने इतना इंपॉर्टेंट काम किया है तो मुझे आप एक बात बताओ, इस पूरी की पूरे एफर्ट पे उसको कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आंसर इज यस। उसको कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट या कुछ ना कुछ इंसेंटिव देना चाहिए, क्योंकि आज अगर आपने इसको इंसेंटिव नहीं दिया तो विश्व के अंदर कोई भी व्यक्ति रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम ही नहीं करेगा। तो आपने इसको इन्वेस्टमेंट यानी इंसेंटिव के नाम पे क्या दिया? पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट होता है कि आपके पास अधिकार है, आपने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी है उसका अधिकार आपको दिया जाता है। कितने साल के लिए दिया जाता है? 1970 का एक एक्ट है भारत का, पेटेंट्स एक्ट ऑफ 1970, जिसके तहत 20 साल तक के लिए आपको पेटेंट की जो सुविधा है वो दी जाती है। पेटेंट का मतलब यह है, ऐसा नहीं है कि कोई और नहीं बना सकता, बना सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, बट आपके पास रेवेन्यू आएगा। जनरली आप अलाउ करोगे, यू आर दी पर्सन जिसको ये पूरी की पूरी मेडिसिन की कमांड दी जाती है, यानी कि कोई भी इसको नहीं बना सकता बिना पूछे। कहने का मतलब, मैंने अगर वो डिवाइस करी है मेडिसिन, मेरे को सरकार अधिकार देती है कि आपके पास इसका कॉपीराइट है, आप इसके ओनर हैं, आप डिसाइड करेंगे। और अगर आप चाहते हैं खुद बनाना तो खुद बनाइए, किसी और को अलाउ नहीं करिए। कोई भी आपके सीक्रेट्स को, कोई भी आपकी रिसर्च को, कोई भी आपके पैटर्न्स को, कोई भी आपके फॉर्मूला को, केमिकल फॉर्मुलेशंस को चोरी करके इसी तरीके का सेम मेडिसिन नहीं बना सकता। कब तक नहीं बना सकता? 20 साल तक। 20 साल तक ये आपकी इन्वेंशन है, आपने रिसर्च करी है, इसका फायदा आप उठाएंगे। और सेम एक कंपनी का नाम है जॉनसन एंड जॉनसन, आपने जरूर सुना होगा। जॉनसन एंड जॉनसन ने एक मेडिसिन बनाई थी जिसका नाम था बेटाक्यूलाइन। ये जो बेटाक्यूलाइन है, ये मेडिसिन डिवाइस करी गई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी दोस्तों? ये बनाई गई थी आपके जॉनसन एंड जॉनसन के द्वारा। 2003 में इस पर इन्होंने क्या लिया? पेटेंट लिया। जब पेटेंट लिया तो ऑब्वियस सी बात है 20 साल खत्म हो गए हैं। 2023 में 20 साल खत्म, यानी कि जुलाई 18 को ही 20 साल का टर्म पीरियड खत्म हो चुका है और अब इसके ऊपर पेटेंट नहीं है। अच्छा, व्हाट आफ्टर 20 इयर्स दोस्तों? 20 साल बाद सरकार कहती है भाई चुपचाप से मेरी बात सुनो, 20 साल तुमने खा पी लिया, पैसा कमा लिया, अब ये जो इन्वेंशन है ये जनहित के लिए जारी होना चाहिए, जनहित को मिलना चाहिए। इससे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरा का पूरा भारत फायदा उठाना चाहिए। कहने का मतलब यहां पर यह है कि अब सरकार कहेगी कि इस फॉर्मुलेशन को मैं हर व्यक्ति को शेयर कर दूंगा, इसको ओपन ग्राउंड्स पे रख दूंगा, इसको बिल्कुल मार्केट में ओपन लेवल पे रख दूंगा। जो बनाना चाहता है मेडिसिन बनाए, सेम सॉल्ट्स होंगे, सब कुछ बनाएं। अब आप इस पे क्लेम नहीं कर सकते कोई और बनाता है, यानी कि आप जेनरिक सप्लाई बढ़ा सकते हो। जेनरिक मेडिसिन आप जानते हैं सस्ती मेडिसिन होती हैं क्योंकि उस पे पेटेंट्स नहीं होते हैं। जेनरिक मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं जो एक्चुअल में पेटेंट के समय से बाहर आ चुकी होती हैं। सेम सॉल्ट होता है बट पैसा बहुत कम होता है। करीबन जो पैसा बताया जा रहा है वो देखिए कितना है, जनरली $272 एक साल का खर्चा आता है टीबी के ट्रीटमेंट का, जो कि $48 के आसपास पहुंच जाएगा अगर ये जेनरिक हो जाता है। इसका मतलब 1/5 टाइम्स रिड्यूस हो रहा है दोस्तों, बहुत बहुत रिड्यूस हो जाएगा प्राइस, यानी कि गरीब भी अब अफोर्ड कर सकता है जेनरिक मेडिसिन को। सवाल अब ये उठ रहा है कि फिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है?
प्रॉब्लम ये है क्योंकि इसने सेकेंडरी पेटेंट्स को साइन करने की बात करी है, फाइल कर दिया है, यानी कि इसने ये बोला है कि मेरे को इसके पेटेंट्स 2027 तक दे दो, अगले 3-4 साल और दे दो। हमारे यहां पे मना कर दिया कोर्ट ने, कहा भाई चुपचाप से सुनो, अलाउड नहीं है, मतलब नहीं है। अब इसके लिए आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत के अंदर देयर इज नथिंग कॉल्ड एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स, अलाउड ही नहीं है, नॉट अलाउड। एवरग्रीन नहीं करवा सकते, एवरग्रीन का यानी कि मतलब हमेशा तरोताजा। जैसे कुछ मेडिसिन की कंपनीज क्या करती हैं, पता है आपको 20 साल के पेटेंट मिलता है, तो वो क्या करती हैं, जैसे 20 साल खत्म होने वाला होता है अपनी मेडिसिन के अंदर कुछ माइनर सा चेंज कर देती हैं, यानी कि बता देती हैं देखो जैसे फॉर एग्जांपल 3 कंपोनेंट्स मिलके बना क्या ये मेडिसिन, वो बोलेंगे इस फर्स्ट कंपोनेंट को हटा करके हमने क्या रख दिया, इस कंपोनेंट में एक्स डाल दिया, एक्स मेडिसिन और ऐड कर दी है, अब ये नया बन चुका है, इस नए को फिर से 20 साल के लिए पेटेंट दे दो। भारत सरकार ने कहा भाई चुपचाप से मेरी बात सुनो, पेटेंट्स एक्ट ऑफ 1970 में बढ़िया तरीके से बता रखा है इंडिया के अंदर एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स अलाउड नहीं है। आप बार बार 20-20-20 करके नहीं बढ़ा सकते, एक बार मिलेगा पेटेंट, और अगर आप चाहते हो कि दोबारा आपको पेटेंट मिले तो आपको कम से कम मोर देन 50% ओरिजिनल मेडिसिन के अंदर चेंजेस दिखाने पड़ेंगे, तभी आपको मिल सकता है, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। तो भारत सरकार ने बिल्कुल मना कर रखा है, एवरग्रीनिंग नहीं होगा, जिस पे ये फोकस कर रहे हैं। और यहां पे क्या बोला जा रहा है कि भाई देखो लास्ट वीक मेजर बैरियर फॉर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी केयर एंडेड व्हेन जॉनसन एंड जॉनसन पेटेंट ऑन बेडाक्विलाइन एक्सपायर्ड, फिर जे हैज फाइल्ड सेकेंडरी पेटेंट्स ओवर बेडाक्विलाइन टिल 2027, फिर अभी फाइनली इंडियन पेटेंट ऑफिस जो ये सारे के सारे पेटेंट्स देता है, इसने रिजेक्ट कर दी है यूएस कॉर्पोरेशन की J&J सेकेंडरी पेटेंट की पिटीशन। इसने बोला है दोबारा नहीं मिलेंगे, 2027 तक नहीं मिलेंगे, और अब जुलाई 18 के बाद से इसको जेनरिक में रख देंगे। जेनरिक का मतलब आप जान चुके हैं, अब कोई भी सप्लायर इसको बना सकता है, कोई भी सप्लाई कर सकता है, बशर्ते ये सस्ती बिकनी चाहिए। अब ये मार्केट में गरीबों को अवेलेबल होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने ऐसा क्यों किया है, और कुछ चीजें यहां पे लिखी हैं जैसे ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ये एक टर्म आपको मैं अभी बताऊंगा, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी क्या होता है। नेक्स्ट देखिए यहां पे एक वर्ड और लिखा है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, MDR टीबी क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पे एक और चीज लिखी है देखिए लाइनजोलिड, लाइनजोलिड क्या है, यहां पे एक वर्ड लिखा है जेनरिक सप्लाई, फिर यहां पर ही एक चीज और लिखी है कि इंडिया का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, यानी कि भारत के अंदर जो नेशनल टीबी प्रोग्राम्स हैं वो क्या हैं। तो ये सभी पर डिस्कशन करते हैं और फिर अपने इस सेशन को एंड करते हैं। चलिए दोस्तों, टीबी, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स 27% ऑफ द ग्लोबल टीबी बर्डन। भारत पूरे विश्व का अगर मैं बर्डन निकालूं कितना भारत कंट्रीब्यूट करता है, 27% ग्लोबल टीबी बर्डन, यानी कि 4.5 लाख लोग एमडीआर टीबी, अभी हम पढ़ रहे थे एमडीआर टीबी, एमडीआर टीबी में 4.5 लाख लोग भारत से हैं, और करीबन 40,000 पब्लिक एक्सडीआर टीबी से हमारे यहाँ भारत में ग्रसित है, यानी कि पीड़ित है। अभी टीबी क्या है, टीबी एक बैक्टीरिया से कॉज होने वाली प्रॉब्लम है, माइकोबैक्टीरियम टीबी बोलते हैं। जनरली जो है वो लंग्स पे इंपैक्ट करता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, आप ये बात ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ लंग का टीबी होता है, टीबी आपके दिमाग का भी हो सकता है, टीबी गले का भी हो सकता है, टीबी पैरों में भी हो सकता है, कहीं पे भी टीबी हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ लंग्स वाला जो टीबी होता है वो कम्युनिकेबल होता है, यानी कि पर्सन टू पर्सन होता है। बाकी जगह का टीबी आपका छूने से भी नहीं फैलता है, यानी कि वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज मानी जाती है। हाँ, अगर आप खांस रहे हैं, लंग्स में है, पल्मोनरी टीबी है आपको, तब वो कम्युनिकेबल बन जाता है, पर्सन टू पर्सन पहुंच जाता है। नेक्स्ट, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्रॉनिक कफ, आप जानते हैं खांसी होती है, कफ होता है, बलगम बनता है, लॉस ऑफ वेट, एकदम से इंसान का जो वेट है वो रिड्यूस हो जाता है, खाने पीने की जो उसकी भूख होती है वो एकदम से मिट जाती है, फीवर आने लग जाता है, स्वेट्स आने लग जाते हैं, यानी कि रात में जब आप सोते हैं तो एकदम आपकी शर्ट भीग जाती है, पसीना ही पसीना हो जाता है, आप बहुत थके थके रहने लग जाते हैं। ये टीबी के कुछ सिम्टम्स हैं। ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों, इसका 6 महीने का ट्रीटमेंट है, पहले ये 9 मंथ से 12 महीने का होता था, अब मात्र 6 महीने का ट्रीटमेंट रह चुका है। फर्स्ट फेज यानी कि पहले 2 महीने में इंटेंसिव फेज बोलते हैं। देखो 6 महीने में पहले 2 महीने इंटेंसिव फेज होता है, सेकंड फेज यानी कि बाकी के 4 महीने, टोटल 6 महीने हुए, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फेज। कोई नया पेशेंट है, यानी कि पहली बार किसी को टीबी हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को आज तक टीबी नहीं हुआ है, मुझे पहली बार अगर टीबी हुआ है तो याद रखना पहले इंटेंसिव फेज में, यानी कि पहले 2 महीने में मुझे जो दवाइयां दी जाती हैं वो कौन सी दी जाती हैं, ये दी जाती हैं, आइसोनेजाइड,
रिफाम्पिसिन, पायराजिनोइड और एथम्ब्यूटोल। ये 4 मेडिसिन हैं, बेसिक मेडिसिन हैं। यूपीएससी कैसे पूछ सकता है, बोले कि भाई आइसोजेनाइड और रिफाम्पिसिन ये किससे रिलेटेड हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ड्रग्स हैं जो क्योर करते हैं टीबी को जनरली। अच्छा, ओल्ड पेशेंट्स, यानी कि किसी को एक बार टीबी हो चुका है और फिर दोबारा टीबी हो जाए, ऐसा जनरली माना जाता है कि ये बात मान के चलिएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक बार जीवन में टीबी होता है। टीबी किसी प्रकार से 2 या 3 या 4 बार भी हो सकता है, बार बार भी हो सकता है। तो अगर दूसरी बार होता है तो ये चारों दवाइयों के साथ आपको एक इंजेक्शन भी लगाया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का। स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन भी लगाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किस तरीके से आप टीबी को डिटेक्ट करते हैं? आज तक जो टीबी को डिटेक्ट करा जाता था वो करा जाता था सीबी नैट से। सीबी नैट का मतलब है कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। आज की डेट में जल्दी पता करने के लिए, जल्दी 24 घंटे के अंदर अंदर पता करने के लिए ट्रू नैट भी एक है। अब मान लीजिए यूपीएससी कहता है ट्रू नैट, सीबी नैट किससे रिलेटेड है, तो टीबी से रिलेटेड है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे एमडीआर टीबी और एक्सडीआर टीबी। एमडीआर का मतलब होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि एक जो बीमारी है वो इम्यून हो चुकी है, यानी रेजिस्ट करने लग गई है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक दवाई खाई, आप ट्रीट हो गए उससे, यानी कि आपकी बीमारी खत्म हो गई। बट कई बार ऐसा होता है आप दवाई खा रहे हैं, वो ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि आपके सिम्टम्स पे कोई भी काम नहीं कर पा रही है, दवाई ही काम करना बंद कर दे। वो क्यों? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी कि कुछ प्रकार से रेजिस्ट करने लग जाती हैं दवाइयां माइक्रोब्स को भी। इस प्रकार से जो एक्सेसिव दवाइयां खा लेते हैं हम, जिसकी वजह से कुछ दवाइयां हमारी बॉडी पे काम करना बंद कर जाती हैं, उसे बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। अगर उन 4 में से 2 दवाइयां काम ना करें, यानी कि आइसोनेजाइड और रिफाम्पिसिन, ये दवाइयां काम ना कर पाए किसी व्यक्ति पे, 4 ड्रग्स थे अभी हमने देखे थे, उसमें से 2 ड्रग्स काम ना कर पाए, तो आप बोलते हैं कि वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बन चुका है। एमडीआर टीबी है, ये खतरनाक रूप है टीबी का, याद रखिएगा। एमडीआर टीबी खतरनाक हो जाता है। एक्सडीआर टीबी, अभी देखिए यहां पे जो आपको वर्ड मैं क्यों पढ़ा रहा हूं ये सब, क्योंकि यहां पे देखिए एक वर्ड लिखा है एमडीआर टीबी। अभी आप समझ में आ रहा होगा एमडीआर का मतलब क्या है, कि 2 मेडिसिन पे काम नहीं कर रहा है वो 4 में से। और एक्सडीआर का मतलब होता है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। अभी जो एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट क्या है, 2 ड्रग्स पे काम नहीं कर रहा है, प्लस जो इंजेक्टेबल्स हैं जैसे एमिकासिन, कोनामाइसिन या कैप्रोमाइसिन, ऐसे करके कुछ इंजेक्टेबल्स भी लगाए जाते हैं, उसमें से कोई इंजेक्टेबल भी काम नहीं कर रहा है। देखो, एक है एमडीआर, एमडीआर पे सिर्फ ओरल ड्रग्स काम नहीं करते हैं। जब मैं बोलता हूं एक्सडीआर टीबी, ये बहुत ही खतरनाक रूप है टीबी का, जिसमें इंजेक्टेबल भी काम करना बंद कर दें, यानी रेजिस्ट हो जाती है आपकी बॉडी, कुछ लगता ही नहीं है आपकी बॉडी में। इस तरीके की टीबी को एक्सडीआर टीबी बोलते हैं। आज की डेट में इन सबको दूर करने के लिए एक और मेडिसिन आई है जिसको हम बोलते हैं प्रीटोमेनेट। प्रीटोमेनेट टीबी अलायंस, एक एनपीओ है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक नई मेडिसिन निकाली गई है, जिससे जिन लोगों को एमडीआर या एक्सडीआर टीबी है उस पर यह काम करने लग रही है, यानी कि ये एक नई मेडिसिन खोज के निकाली है प्रीटोमेनेट। चलिए, यह है भारत के अंदर टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, आप देख लीजिएगा 2025 का है। नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर टीबी 2017 से 25, डिटेक्ट ट्रीट प्रिवेंट बिल्ड निक्षय, एक पूरा का पूरा पोर्टल है टीबी सर्विलेंस सिस्टम का। और ये है भारत के अंदर टीबी की पूरी हिस्ट्री। 1962 में आप जानते हैं बीसीजी वैक्सीन, आपने देखा होगा आपके हाथ के साइड में एक छोटा सा नींबू बना है, मम्मी पापा का नींबू बहुत बड़ा है यहाँ पे, वो बीसीजी वैक्सीन का टीका है। नेक्स्ट 1993 में WHO डिक्लेयर करता है टीबी को एक ग्लोबल इमरजेंसी और बोलता है डिवाइस्ड, कैसा? डायरेक्टली डिवाइस्ड ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट, यानी कि डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, यानी डॉट्स प्रोग्राम। डॉट्स प्रोग्राम की शुरुआत होती है 1993 में, और उधर ही 1993 में भारत भी रिवाइज कर देता है नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको हम लोग बोलते हैं RNTCB। सो दोस्तों, आपको टीबी से रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, सिम्टम से पूछ सकता है, एमडीआर और एक्सडीआर में फर्क पूछ सकता है, और पूछ सकता है किस प्रकार से बेडाक्लोलाइन, क्योंकि बेडाक्लोलाइन जो है वो क्या है, देखो बेडाक्लोलाइन आज की डेट में अच्छी मेडिसिन तो है बट बहुत महंगी बिकती है। अगर ये सस्ती हो गई तो उन व्यक्तियों को जो एमडीआर पे काम करते हैं, एक्सडीआर वाले टीबी वाले हैं, उनको फर्क पड़ेगा, यानी उनके ऊपर एक तरीके से संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। दैट इज वाई इंडियन पेटेंट ऑफिस ने उसको मना कर दिया कि अब आप वापस से इसको एवरग्रीन नहीं करा सकते, यानी दोबारा से इस पे पेटेंट नहीं ले सकते, और अब इसको जेनरिक बनाएंगे और दवा इंडिया यानी कि हर जगह ये मौजूद होगी, इजीली एक्सेसिबल
प्राइसेस पे. So this is all from my side today, guys. I hope you like the session, and if there are any queries, please let me know. Till then, thank you so much. I'll see you tomorrow at the same time.